हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे ब्यूटीफुल से चैनल सफल एकेडमी पे स्टूडेंट्स। और सफल एकेडमी ना ही केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी कोचिंग प्रोवाइड करता है फॉर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ट्रेड के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का, तो अब अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। अगर आप ऑफलाइन क्लास का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है द्वारका सेक्टर 8 D139 सफल एकेडमी में स्टूडेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करते करते मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था जिस टॉपिक के बारे में, वो था हमारा फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स कौन कौन से होते हैं और इस फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इन सब के बारे में हमने बात किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है स्टूडेंट्स तो आप जाकर सबसे पहले जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाएं। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन। और स्टूडेंट्स, कहीं कहीं आपको ये ऐसे भी मिलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो पैनिक नहीं होना है कि लॉ ऑफ मोशन अलग था और न्यूटन का द्वारा दिया गया लॉ ऑफ मोशन अलग था। ये लॉ ऑफ मोशन जो था वो न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था, तो इसको कहीं कहीं आपको मिलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के साथ साथ एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत अभी अभी के अभी आपके जितने भी फौजी भाई हैं, जितने भी जो कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में शेयर करते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे उतने ही बेहतरीन तरीके से सफल एकेडमी आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करता रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टूडेंट्स। ये जो गति का नियम था, टोटल 3 नियम थे। आपको हेडिंग दिख रहा होगा, गति का पहला नियम। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे गति के पहला नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो पहला मोशन का जो लॉ था वो ये कह रहा था स्टूडेंट्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन रेस्ट है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो अपनी उसी अवस्था में रहेगी। समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यानी स्टे है तो स्टे ही रहेगी। ये बोर्ड स्टे है ना, तो ये नहीं कि रात को इसका मन करेगा कि नहीं यार इस रूम में मेरे को टांग के रखा है 2 कील पे, साल हो गए यहां से मैं हिल नहीं पाया, मैं जा रहा हूं उधर दूसरे कमरे में। ऐसा ये नहीं सोचेगा, क्योंकि ये जो है ना लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। ये इसका मन कब करेगा बाहर घूमने के लिए? जब मेरा मन करेगा कि इसको उठा के बाहर ले जाऊं, क्योंकि मैं इस पे एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करूंगा। ऐसे में अकेले नहीं कर सकता, 2 लोगों के लेना पड़ेगा, 2 लोगों के साथ ही ये बोर्ड उठ पाएगा। तो 2 लोगों को लेकर मैं ये बाहर इसे लेकर जाऊंगा तो इसका मन करेगा कि चलो भाई थोड़ा बाहर घूम लेते हैं, थोड़ी बाहर का सैर कर लें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हमारा पहला नियम है, कोई भी वस्तु स्थिर, स्थिर का मतलब होता है रेस्ट, क्योंकि हिंदी मीडियम में भी किसी लोगों को स्थिर का मतलब नहीं पता होगा। कोई भी वस्तु रेस्ट या गति, मोशन में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल का मतलब ये नहीं कि बाहर से किसी को जाकर बुलाकर लाएंगे कि चलो भाई बाहर वाला बल लगाएगा तो उसे बोलेंगे न्यूटन गति। बाह्य बल मतलब कोई सा भी बल जो एक्सटर्नल हो, अंदर ये इसका फोर्स ना हो, बाहर से मेरे द्वारा लगाया गया बल। ओके, तो कोई भी बल रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल को मैं लिख भी देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है आप लोगों पे। एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल न लगाया जाए। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूटन के गति का पहला नियम। इसे आप ये भी बोल सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति का पहला नियम या न्यूटन के गति का पहला नियम। ये गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। तो ये भी पूछ सकता है कि गति के नियम किसके द्वारा दिया गया, तो आप ऑप्शन में करके आओगे न्यूटन के द्वारा।
क्या कहता है? तो ये कहता है ये हमारा नियम कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है, मोशन में ही रहेगा, जब तक आप उस पर कोई बल ना लगाओ। ओके सर। अब क्या था, इसी नियम को गैलीलियो ने बताया, इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, नोट में लिखिएगा इसको, इसे गैलीलियो, ये ठीक है, इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जी? तो इसमें थोड़ा सा तड़का लगाया गैलीलियो महाराज ने, न्यूटन की गति के नियम में थोड़ा सा तड़का लगाया, जैसे दाल होता है ना, दाल में तड़का लग जाता है फिर टेस्ट आ जाता है। गैलीलियो का नियम इसलिए कहा जाता है, गैलीलियो ने इससे बताया जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। बोलोगे सर अब इनर्शिया किस चिड़िया का नाम है, ये इनर्शिया कहां से आ गया? थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा। गैलीलियो ने दिया हमें जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम बोले तो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। एक एक चीज यहां से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत मजा आएगा। चलो, तो न्यूटन ने गति का पहला नियम दिया, उसी गति के पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि उसी नियम से गैलीलियो ने हमें दिया जड़त्व का नियम। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया, और जड़त्व का मतलब क्या होता है सर? इनर्शिया का मतलब क्या होता है? परिवर्तन ना होना, परिवर्तन ना होना, यानी इनर्शिया का मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज, यानी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, विरोध कर रही है, स्थिर है ना, स्थिर ही रहूंगी, नहीं जाऊंगी मोशन में, मैं फोर्स लगा रहा हूं कि जाना, नहीं जाएगी। जड़त्व का नियम यही होता है। अब इन्होंने यहां से दो नियम दिए जड़त्व का, पहला था गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, जिसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। एक दिया उन्होंने विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, जिसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए पिक्चर एक थी, न्यूटन जी ने बताया जो, उसकी कहानी एक ही थी कि सर कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट या मोशन में रहेगी ही रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई ना करो। लेकिन गैलीलियो ने क्या किया, इसको दो फ्रेम दिया, दो नया फ्रेम दिया। फर्स्ट वन इज लॉ इनर्शिया ऑफ मोशन एंड द सेकंड वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इन्होंने बताया गति में परिवर्तन ना होना, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब मोशन, इनर्शिया मतलब नो चेंज, मोशन मतलब गति, इनर्शिया मतलब नो चेंज, गति में परिवर्तन ना होना। इसका डिफिनेशन मत लिखिएगा, जरूरी नहीं है, गति में परिवर्तन ना होना। दैट मीन्स व्हाट? नो चेंज इन मोशन, नो चेंज इन मोशन। इसका मतलब यह हो गया, यदि कोई वस्तु मोशन में है, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक तुम फोर्स अप्लाई ना करो। नो चेंज इन मोशन, मोशन में चेंज ही नहीं करेगी। ये गैलीलियो ने अलग बताया, अलग फ्रेम में बताया। विराम का जड़त्व बोलने का मतलब होता है नो चेंज इन रेस्ट, यानी विराम में परिवर्तन ना होना, 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 दैट मीन्स नो चेंज इन रेस्ट, नो चेंज इन रेस्ट। अब न्यूटन उठे, न्यूटन ने एक ही फ्रेम में बताया था ना हमें कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। गैलीलियो ने उन्हीं के लॉ को, उन्हीं के नियम को उठाया, उठाने के बाद बताया कि देखो भाई ये गैलीलियो का नियम है, ये न्यूटन वाला नियम नहीं है, यहां पे गैलीलियो का एरिया है, यहां गैलीलियो की चलेगी। और गैलीलियो ने क्या बताया नया चीज? तो जड़त्व। जड़त्व क्या होता है सर? तो जड़त्व तो मतलब होता है परिवर्तन ना होना, मतलब जैसे हमारा जो है ना तरीका वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी, जड़त्व। अगर गति का जड़त्व पूछे तो नो चेंज इन मोशन, और विराम का जड़त्व नो चेंज इन रेस्ट।
नो चेंज इन रेस्ट। यानी ये बोर्ड यहां पे टांग कर रखे हो तुम, ये तब तक चेंज नहीं होगी जब तक तुम इस पे फोर्स ना अप्लाई करो। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और क्या इससे इंपॉर्टेंट चीजें आ सकती हैं? तो मोस्ट स्टार क्वेश्चन है, इसको मैं यहां पे स्टार लगाता हूं, और आप भी रेड ग्रीन ब्लू जो पेन है ना आपके पास, उसको आप ऐसे राउंड कर लो। इसलिए राउंड कर लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप आर्मी जीडी की बात करें, टेक्निकल की बात करें, नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें, या फिर हम बात करें एसएससी के लिए, सीजीएल या सीएचएसएल के लिए। ओके, तो उसमें से एक क्वेश्चन जो ये पूछा जाता है कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताना क्या चाहता है? क्या बता रहा है यार हमें कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। क्या है ये? तो ये बताना चाहता है कि जो हमने फोर्स चैप्टर का जो पार्ट 1 था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं और उस वीडियो को देखें, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूं, ये फर्स्ट लॉ बताना क्या चाहता है। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ के थ्रू बताया क्या हमें? उन्होंने ये बताया कि बल है क्या, बल ही वो चीज है जो इसको रोक रही है। यानी जब बस चलती है ना तो चलती रहेगी, उसमें ब्रेक लग रहा है ना, ब्रेक ही बल है। जो ब्रेक लगा रहा है ना, ड्राइवर ब्रेक लगाता है खचक, वो क्या है? फोर्स है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, ये देखो, जब देखना, जब आप लोग 10 बजे रात तक 12 बजे रात तक लेट सोते हो तो सुबह मम्मी लात मार के उठाती है, तो आप रेस्ट में रहते हो, फोर्स अप्लाई करती है, किस में आ जाते हो? मोशन में। ये जो लात पड़ रही है ना, वो क्या है? फोर्स, बल है। यही बल का परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा न्यूटन के गति से पहले नियम से, न्यूटन का प्रथम नियम। इसे स्टार लगा लो स्टूडेंट्स, इसे स्टार लगा लो कि न्यूटन के गति के पहले नियम से किसकी डेफिनेशन मिलती है? तो बल का डेफिनेशन मिलता है। आई होप कि फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कोई फोर्स अप्लाई ना करो। इसी नियम को उठाया गैलीलियो महाराज ने। इन्होंने 2 फ्रेम दिया अलग अलग, बोला देखो हम अलग बताएंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में, कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक फोर्स अप्लाई ना करो, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक कोई बाहर फोर्स अप्लाई ना करो। ये बाहरी फोर्स क्या हो सकता है? मस्कुलर फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, पेशीय बल यानी मसल्स के द्वारा हो सकता है, या फिर मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। यानी कोई एक मैग्नेट लिया, ये यहां पे लटका हुआ है आयरन का ऑब्जेक्ट, रेस्ट में है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, बेचारा लटका के रखो पूरे रात, इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके सामने लाओ मैग्नेट, लाओ, क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? इसके रेस्ट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मैग्नेट है, सपोज मैथ्स के स्टूडेंट हो गए तो जल्दी मान लोगे, प्लेट मार्कर इक्वल टू मैग्नेट मान लिया, और इसके सामने मैग्नेट लाया, अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं? यानी ये बेचारा शरीर बेचारा कब से बैठा हुआ है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, उंगली करने आ गए मैग्नेट लेकर, पोजीशन को चेंज कर रहा है। क्लियर हो रहा है ना चीज? तो ये था हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब हम आते हैं आपके लिए सेकेंड लॉ लेकर, ठीक है? इसे नोट कर लीजिएगा और इसको सजा लीजिएगा, जितने कलर है ना सबको अलग अलग तरीके से सजा लो। बल की परिभाषा न्यूटन का प्रथम नियम से मिलता है। दूसरा क्वेश्चन एक और बता के ही जाऊंगा कि न्यूटन के गति के पहले नियम को कहा जाता है गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम। 2 क्वेश्चन आता कैसे पेपर में दिखाता हूं। न्यूटन का पहला नियम कहलाता है, ऑप्शन ए गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम, दूसरा पास्कल का नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज जानते हो? आर्किमिडीज के बारे में प्रेशर में मैं बताऊंगा, और थोड़ा सा इसमें मैं बात करूंगा सेकेंड लॉ में आर्किमिडीज के बारे में, एंड द थर्ड वन इज कोई नहीं। तो पढ़ा है, वही तो था न्यूटन का पहला नियम, गैलीलियो का नियम। इसे जल्दी से मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को अपने स्टूडेंट, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे जिसके बारे में, वो होगा हमारा गति का दूसरा नियम। तो गति के पहले नियम में तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को कि बातें क्या हो रही हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको वो बता क्या रहे हैं? तो डिफिनीशन किसका? फोर्स का। यही मैंने लिखा था यहां पे कि जो फर्स्ट लॉ था वो हमें बल का डिफिनीशन दे रहा था। अब देखो गति का दूसरा नियम क्या है, तो इसको पहले मैं आपको नियम लिखता हूं, फिर उसको फील कराता हूं।
महसूस करोगे कि है क्या वाकई। तो संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, माइक ऑन किए थे ना? यस, संवेग परिवर्तन की दर। संवेग क्या है सर? सबसे पहले तो संवेग हमें पता ही नहीं है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा, लॉ ऑफ मोशन में स्टूडेंट, लॉ ऑफ मोशन में 3 नियम होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड लॉ में हमें पढ़ना संवेग परिवर्तन की दर, और फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ना था सर? इनर्शिया पढ़ना था, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ना था। मजा आया? नो चेंज इन मोशन, नो चेंज इन रेस्ट, उसको बता दिया मैंने। यानी ये चैप्टर हमारा, ये टॉपिक डन हो गया। इनर्शिया हमने कर लिया डन, लॉ ऑफ इनर्शिया कर लिया डन, लॉ ऑफ मोशन कर रहे हैं सेकेंड लॉ। बाकी ये 3 हमारे फर्स्ट वीडियो में था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए और वीडियो को लाइक तो कर देना जाके कम से कम, ठीक है। तो संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, लगाए गए बल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है स्टूडेंट प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि जब कोई दो चीज है, सामने वाला जितना ग्रो करेगा उतना ही मैं ही ग्रो करूंगा। जिलस आती है ना, देखते हो मिडिल क्लास फैमिली की क्या हालत होती है कि सब चल रहा है ठीक है, गला नहीं सूख रहा, पानी गर्मी है ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, गला नहीं सूख रहा, ऐसे ही नॉर्मल गर्म पानी भी पी के चल जाता है। लेकिन बगल वाले के घर फ्रीज आ गई, तब से देखो दिन में 4 बार गला सूखेगा, अरे यार मेरे को बहुत गर्मी हो रही है, बहुत। क्यों? क्योंकि बगल वाले के घर फ्रीज आ गई ना, अब उसके घर फ्रीज आई, हम ईएमआई पे लेंगे सर, ईएमआई पे लेंगे, लेकिन अब गला सूखेगा। यही होता है प्रोपोर्शनली। सामने वाला जितना ग्रो करेगा देखकर हम उसके, मतलब चाहे हमें पास हो या ना हो, हम उतना चाहिए भाई। उसके घर वॉशिंग मशीन नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कपड़ा खुद से धो लेते हैं। लेकिन सामने वाले बगल वाले ने वॉशिंग मशीन ले लिया, उस दिन से सबसे बड़ा दिक्कत आ गई, अब कपड़े हम खुद से नहीं धोएंगे, हमें भी वॉशिंग मशीन चाहिए। वही बात है। तो संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, यानी जितना फोर्स लगाओगे उतने ज्यादा संवेग में परिवर्तन होगा। एक चीज आपको लिख के यहां पे देता हूं, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल। जितना ज्यादा बल लगाओगे उतने ही ज्यादा संवेग में परिवर्तन होगा, जितना ज्यादा बल लगाओगे उतने ही ज्यादा संवेग में परिवर्तन होगा। ये तो सर समझ में आ गया, संवेग बता दो, ठीक है। संवेग हेडिंग डाल दीजिएगा। इसी न्यूटन के सेकंड लॉ में, सेकंड लॉ क्लियर हो गया। सेकंड लॉ यही कहता है कि संवेग में परिवर्तन उतना ही होगा जितना फोर्स अप्लाई करोगे। सर संवेग नहीं पता, तो अब संवेग पे बात करते हैं। देखो संवेग को इसे हम P से डिनोट करते हैं, इसे P से डिनोट, डिनोट मतलब दिखाया जाता है। और ये जो संवेग होता है P बराबर mv होता है, यानी अगर बोले तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग के। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग के। स्टूडेंट्स अगर एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो सपोज करो कि हमारे पास एक टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट की बॉल जो हार्ड होती है ना, थोड़ी उसकी मास ज्यादा होती है, वो है। तो अगर मैं एक टेनिस बॉल लिया और एक क्रिकेट बॉल लिया विद सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी के साथ फेंक दिया, सेम वेलोसिटी के साथ टेनिस बॉल फेंका, सेम वेलोसिटी के साथ मैंने फेंक दिया क्रिकेट बॉल, वो बॉल वेलोसिटी से सेम फेंका, स्पीड से जा रही है, लेकिन क्रिकेट बॉल को रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? ज्यादा। और टेनिस बॉल तो थोड़ा कम फोर्स में भी रुक जाएगा। ये बिल्कुल एग्जांपल समझो, यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? बल। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा। संवेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द्रव्यमान के। मास जितना ज्यादा, संवेग उतना ज्यादा, उतनी ज्यादा उसकी एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, चीजें बदल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, मास जितना अधिक होगा, मास जितना अधिक होगा, इनर्शिया उतना ही अधिक होगा।
बोलोगे सर ई नहीं समझ में आया, ये गलत बात आपने क्या बोल दी। मास का मतलब होता है द्रव्यमान, इनर्शिया का मतलब होता है नो चेंज। नो चेंज मतलब परिवर्तन ही नहीं होगा, परिवर्तन ना होना। अब कहने का मतलब कि एक भारी 50 केजी का ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, मास बहुत ज्यादा है, उसके परिवर्तन ना होने की चांसेस उतना ही ज्यादा है, उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा यार, नहीं चेंज होगा, इतनी जल्दी वो नहीं बदल जाएगा, इतनी जल्दी वो नहीं बदल जाएगा। लेकिन अगर 2 केजी के ऑब्जेक्ट है, मास कम, छोटी मास की वैल्यू कम है, जब मास कम है थोड़ा सा फोर्स लगाए बदल जाएगा। यानी जिसकी मास ज्यादा होगी वो परिवर्तन ना होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। अब बॉल, वही बात मैं आपको बता रहा हूं, वही चीज मैंने समझाया। वो बॉल है, टेनिस की बॉल, मैंने फेंका, फेंकने के बाद जब उस पर बल जो लग रहा है ना, मास क्योंकि कम है, बल कम लग रहा है, परिवर्तन रुक जा रहा है जल्दी से। लेकिन अगर क्रिकेट बॉल की बात करें, हार्ड है, उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, क्योंकि हार्ड है ना, तो उसको परिवर्तन ना होने की चांसेस और। ठीक है, क्लियर है। कम फोर्स लगेगा, बदल जाएगा, मास कम है, टेनिस बॉल को कम फोर्स पे बदल जाएगा, लेकिन क्रिकेट बॉल थोड़ा ज्यादा फोर्स लगेगा। ओके, तो ये था हमारा दूसरा नियम कि सर संवेग में परिवर्तन बल के समानुपाती होता है, यानी फिक्स डिपेंड करता है फोर्स पे, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा संवेग में परिवर्तन, जितनी कम फोर्स उतना कम संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब इसका ऐसा यूनिट निकाल दो सर, अभी निकालता हूं। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। देन द एसआई यूनिट ऑफ, यहां लिख दिया एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स, सॉरी मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो अब सर इंपल्स क्या है, संवेग तो आपने बता दिया, ये मार्क करता हूं संवेग को। इंपल्स क्या है, थोड़ा सा सब्र रखो, अगले टॉपिक पे इंपल्स को लेकर आऊंगा, दोनों को क्लियर करूंगा अलग अलग कि है क्या। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया। अब ये कौन सी क्वांटिटी है, तो सदिश राशि। कौन सी है, सदिश राशि, यानी केवल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है संवेग में। चीजें क्लियर हो गई है, सेकेंड लॉ समझ में आ गया। इसमें कुछ अलग सर पॉइंट, कुछ नोट है जो अलग है, बिल्कुल है। ये जो होता है ना, स्टार करके लिखना, हैशटैग लगा लो, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से, थोड़ा हिंदी में बढ़िया था, दूसरे नियम से बल का व्यंजक, व्यंजक बोले तो फॉर्मूला, ब्रैकेट में लिख दिया हूं मैंने, फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है। अब बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमें यही बताता है सेकेंड लॉ। या देख रहे हो ना, ये टेनिस और ये क्रिकेट दिख रहा है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट लार्ज देन द फोर्स large, mass of an object smaller then the force applied on that object is also smaller. Okay, क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, अगर क्रैक करना है आर्मी जीडी का एग्जाम विद सफल एकेडमी के साथ तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। तो फाइनली बात करते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट, जो कि है न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी जब मैं तीर समझते हो, एरो वाला जो गेम होता है, तीर निशाने लगाते हैं, वो रामायण वगैरह महाभारत वगैरह देखा होगा, तो चीजों को आसानी से समझ पाओगे कि जितने पीछे तक आप थ्रेड को ले जाते हो उतनी ही दूर तक जाती है। यानी जितनी ज्यादा एक्शन और रिएक्शन फोर्स, क्रिया बल, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हम क्रिया बल को F1 मान लें, क्रिया बल F1 है और प्रतिक्रिया बल F2 मान लिया, प्रतिक्रिया बल F2 इन सेंस का मतलब कि दो प्रकार के बल है, एक क्रिया है और एक प्रतिक्रिया है, तो दोनों के दोनों बल आपस में बराबर होंगे, लेकिन विपरीत दिशा में होंगे, इसलिए F1 बराबर माइनस F2। ठीक है, इसका बहुत आप डेली लाइफ में एग्जांपल दे सकते हो, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, जब बंदूक से गोली मारोगे ना तो बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है,
पीछे की तरफ, क्योंकि वो जितने तेजी से आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगी उतने ही तेजी से पीछे की तरफ फोर्स लगता है। कभी माँ के हाथ का चाटा खाया है? थप्पड़ खाए हो माँ के हाथ से? देखना मम्मी जब पीटती है ना तो बोलती है मेरे हाथ दर्द करते हैं तुझको पीटने पे। यार बड़े हो गए हो, शर्म करो थोड़ी सी, माँ के हाथ से पीटते हो बेवकूफ। जब मम्मी पीटती है तो हाथ से जब फोर्स अप्लाई करती है ना तो उनके हाथ पे भी फोर्स लगता है। एक फोर्स आपके गाल पे लगता है तो वो रेड रेड टमाटर की तरह हो जाते हैं, और एक फोर्स उनके हाथ पे लगता है। तो ये माँ के द्वारा पीटा गया, हाथ के द्वारा लगाया गया फोर्स F1, और जो आपके ये गाल पे जो फोर्स लगता है वो F2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होता है। देन F1 इज इक्वल टू माइनस F2। इसी नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। यानी दिस इज ऑल्सो नॉन एज एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन लॉ। तीन चीजें मिली, न्यूटन जी ने तीन चीजें दिया। न्यूटन की गति का पहला नियम, बल का फॉर्मूला मिलता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल का क्या मिलता है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल का फॉर्मूला मिलता है। फर्स्ट लॉ देकर जाता है बल का डेफिनेशन, सेकेंड लॉ देकर जाता है बल का फॉर्मूला, एंड द फाइनली थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन गिव्स एक्शन रिएक्शन लॉ, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। और फाइनली आप सोच रहे होंगे, क्योंकि दिमाग है, चीजें चलती हैं। आप पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि सर ने इंपल्स को स्किप कर दिया, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखना, इंपल्स, इंपल्स स्टूडेंट, अगला हेडिंग इंपल्स। सर इंपल्स और मोमेंटम में क्या अंतर है? सर ये होता क्या है अभी बताते हैं। इंपल्स जो होता है ना, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स मतलब हिंदी में बोले तो आवेग, नहीं तो हिंदी वाले बुरा मान जाएंगे। पहले इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आवेग का। अगर मैं आवेग की फॉर्मूला लिखूं तो बल गुने समय अंतराल, आवेग बराबर बल गुने समय अंतराल, समय अंतराल। अब बल क्या है? तो बल फोर्स है, और समय अंतराल क्या है? समय अंतराल टाइम है। वो सहवाग का पल्लू शॉट देखा है? पल्लू शॉट 2000 वर्ल्ड कप जो था जिसमें इंडिया जीत गई थी, उसमें सहवाग क्या, सामने से बॉल आ रहा है, सामने से बॉल आ रहा है, वो बस बॉल, वो बैट का और बॉल का कांटेक्ट जो था ना बहुत कम समय के लिए करता था। मतलब जैसे बॉलर गेंद डाला, बॉलर जो बैट्समैन है वो नीचे की तरफ आया और बैट को कांटेक्ट किया बॉल के साथ, और बॉल जो है सीधा पीछे की तरफ और सिक्स। वही है आपका आवेग, उसे ही इंपल्स कहा जाता है। अब सर अभी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कीजिए, करते हैं। यानी जब हम बल को बहुत ही कम समय अंतराल के लिए, इंपल्स इज ऑल्सो मोमेंटम, लेकिन जब मोमेंटम बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए अप्लाई किया जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं। यानी चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख लेना जी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या था? मास इंटू वेलोसिटी, क्लियर थे? चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस, चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस फॉर अ वेरी लिटिल टाइम, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, कॉल्ड इंपल्स। उसे ही हम इंपल्स कहेंगे। बहुत कम टाइम के लिए, वेरी स्मॉल टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, विच इज नॉन एज इंपल्स। ठीक है, और यही मोमेंटम डेवलप होकर क्या बन जाता है? इंपल्स। यानी जब हम फोर्स को बहुत कम समय के लिए अप्लाई कर दें, बहुत छोटे समय के लिए अप्लाई कर दें, वही जन्म देता है इंपल्स को। अब ये इंपल्स क्या है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ऑल्सो नॉन एज वेक्टर क्वांटिटी। और फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने समय अंतराल। अब देखो, मेरे को बल का टाइम, इसका यूनिट निकाल दो सर, अभी बताते हैं। बताओ इसका यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन, और समय अंतराल यानी सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा सर? इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो इंपल्स का ऐसा यूनिट क्लियर हो गया, न्यूटन सेकेंड। संवेग का अगर पूछे तो किलोग्राम मीटर पर
कैसे दोनों डिफरेंट है? तो सर वहां चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, यहां चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, लेकिन फॉर अ वेरी लिटिल वेरी शॉर्ट टाइम, तो इसे हम इम्पल्स बता दिया। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्लियर हो गया आपको? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए एक बार कि वीडियोस कैसा लगा आप लोगों को। और अगर आपने इस वीडियो को नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं एक बार सामने से हट गया हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेरे को बताइए कि इसमें से कोई एक ऐसा टॉपिक जिसको हमने कवर नहीं किया, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो। ये हमारी जो क्लासेस हैं, इसमें हमने फोर्स को फाइनली कंप्लीट कर लिया। अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको लगता है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड्स के बीच में अभी शेयर कर दीजिए। अभी के अभी अपने सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके बीच में शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे जय हिंद, जय भारत।